हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, मजे ले रहे होंगे। और ये मजे रुकने नहीं चाहिए, चलते रहने चाहिए। जब लोग एग्जाम नहीं आ जाते, मजे भी चलते रहने चाहिए। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए बहुत टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी बट कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो आपके लिए आज लेके आ रहे हैं हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आपको केवल मोस्ट टॉपिक ही बताए जाएंगे, ज्यादा फालतू की नहीं। जो आने योग्य होता है वही चीजें बताई जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, इसमें से समथिंग 3 नंबर 5 नंबर का आ जाता है। ठीक है। तो हम इस पर बात करेंगे, आज ध्यान से देखेंगे। और काफी दिक्कत आई थी बोर्ड पर, आज लाइट भी लगाई है, थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा आपको। और आज थोड़ा बड़ा लिखेंगे, और आज हाथों हाथ लिखेंगे और वैसा करेंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहें बीच में। शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर आपका जो केमिस्ट्री का पहला है, उसका नाम बता दूं, नाम है उसका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं, एवं समीकरण। आइए, फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। ये रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। तो कहते किसे हैं, पहली बात। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम कुछ भी चीज का निर्माण करते हैं, कुछ भी चीज बनाते हैं। अगर हम घर में चाय बना रहे हैं तो वो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक। चाय बनाना, खाना बनाना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसमें होता क्या है, हमेशा याद रखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होती है वह अभिक्रिया, या फिर अभिक्रिया होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक वे वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बता दूंगा कि एग्जांपल अगर हम सिंपल सा ले लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें चाय बनानी है, तो हम क्या क्या लेंगे। एक तो हम लेंगे पानी, पानी में डालेंगे हम चीनी, उसमें डालेंगे हम चाय पत्ती, और लास्ट में डालेंगे दूध। और गैस जलाना मत भूलना, कभी आप गैस ना जलाओ। ठीक है, ये जला दी गैस। और क्या बनकर प्राप्त हो गया, चाय। और छानो, चुस्की मार के पीते रहो। ठीक है। तो ये सब एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपका चाय बनाना रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक। अब ऐसा तो बनाएंगे केमिस्ट्री में अभिक्रिया, इसमें हम बनाएंगे सूत्र द्वारा। ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल लिख सकते हैं। सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, आप रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल होगा Mg+O2, Mg+O2। और जब आप Mg और O2 की अभिक्रिया कराएंगे तो आपका प्राप्त होगा MgO, 2MgO। और 2 यहाँ इसको करेंगे बैलेंस। अब बैलेंस कर दिया हमने, ये अभिक्रिया हो गई है। तो आपका ये परिभाषा कभी बार पूछ ली जाती है, क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो आप क्वेश्चन देंगे, वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Mg+O2, 2MgO, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। अब आपको मैं बता देता हूँ यहीं पर कि ये अभिकारक और ये उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, जिन चीजों को मिलाकर के हम कुछ बनाते हैं, जिन चीजों को हम पहले लेते हैं, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, उसे बोलते हैं अभिकारक। और इन सब अभिक्रिया के पश्चात जो प्राप्त होता है नया पदार्थ, उसे बोलते हैं उत्पाद। उसे बोलते हैं उत्पाद। अगर आपसे कभी कोई इसकी परिभाषा पूछ ले कि अभिकारक और उत्पाद की, तो आप लिख सकते हैं अभिकारक में कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद की लिखेंगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल केवल आपको याद करने के लिए दिया गया है,
ये काम का नहीं है, काम का आपके लिए ये वाला है 2 mg प्लस O2 2 MgO। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, इसमें ऑक्सीजन डाल दिया है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की पट्टी बन चुकी है एक। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आता है आपका रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। क्या हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण। ठीक, क्या अंतर क्या है उसमें, रासायनिक समीकरण, क्योंकि चैप्टर नाम याद होना चाहिए आपको। तो रासायनिक समीकरण में है क्या, कुछ नहीं है, बस इसमें क्या परिभाषा होगी इसकी कि रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों द्वारा निरूपित करना। किसके द्वारा, सूत्रों द्वारा निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। सूत्रों का मतलब होता है, अभी मैंने चाय वाय लिखा था ना, वो उनको सूत्र बनाना है। सूत्र यानी कि इंग्लिश और गणित में, जैसे कि यही था आपका ये 2MgO प्लस O2। अगर आपने इसको इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया तो ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि अपनी अभिक्रिया को हिंदी की जगह इंग्लिश या गणित यानी सूत्रों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद, अब ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या, इसके प्रकार होते हैं, इसके हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, प्रकार। अब इसके कितने प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकार इसके मोस्ट है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार देखते हैं क्या प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, नंबर 1 प्रकार होता है रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नंबर 1 आपका होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसमें करना क्या है, देखो इसके नाम से हम याद कर सकते हैं, संयोजन, संयोजक, संयोग, योग का मतलब होता है आपको बताइए गणित में जोड़, जोड़ यानी कि जुड़ना। तो यहाँ लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसा अभी रासायनिक अभिक्रिया लिखा था ना हमने। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में हम ये भी लिख सकते हैं कि वह वे अभिक्रिया जो एक या एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ से भी रासायनिक अभिक्रिया कराई जा सकती है। पता है कैसे, जैसे एक भगोने में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, कोई पदार्थ तो पानी है इसके अंदर, नीचे इसके मैंने गैस जला दी, तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, पानी का भाप बनकर उड़ जाना भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में हम एक पदार्थ नहीं ले सकते, क्योंकि संयोग के यानी कि जुड़ने के लिए एक ना एक चाहिए होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 5 जोड़ना है तो किसमें जोड़ना है, तो पता होना चाहिए ना आपको, 2 3 4 तभी तो होगा। तो 2 पदार्थ होने चाहिए आपके पास। तो हम इसमें लिखेंगे वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें दो, जिस ऐसे लिख देंगे, मैं बोलता हूँ लिख लें परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, या दो से अधिक अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन के लिए सबसे एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल वही वाला डाल देंगे, MgO वाला, 2 Mg प्लस O2 एरो 2 MgO। यहां हम देखेंगे एक पदार्थ ये था, एक पदार्थ ये था, दोनों पदार्थ जुड़ करके क्या बन गया है, एक नया अभिकारक बन चुका है। इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये आप समझ गए होंगे आई होप। इसके बाद नेक्स्ट आती है वियोजन। जैसे हम पढ़ते हैं प्लस, प्लस का माइनस पढ़ते हैं, तो अब आएगी वियोजन, देख लें एक बार, कोई नहीं। इसके बाद आती है वियोजन अभिक्रिया। इसमें भी क्या है, अगली आती है वियोजन। ठीक, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोग का मतलब, वियोग का मतलब होता है अलग अलग होना, दुख होना, दुख भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं अलग अलग, अलग अलग। तो इसके नाम से याद है वियोजन, यानी कि इसमें क्या होगा, पदार्थ को अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, अभी हमने दो पदार्थ को जोड़कर एक बनाया, और अब हम एक पदार्थ से दो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी बे अभिक्रिया, या फिर हाँ बे अभिक्रिया जिसमें एकल, एकल अभिकारक, जिसमें एकल अभिकारक टूट करके, एकल अभिकारक टूट करके
टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें एकल अभिकारक होगा और वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, CaCO3, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, इसमें से आपका CaO अलग हो जाएगा प्लस और CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक, ये आपका बन गया बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया वियोजन, एक अभिक्रिया से दो बन गए हैं। अगर दो से एक बनेगा तो संयोजन, और एक से दो बनेंगे तो वियोजन। ठीक, दो अभिक्रिया हो गई हैं। इसके बाद देख लें, याद क्या है इसमें लिखना, पर या फिर लिख सकते हैं, लिखने तो आपको लिखें, वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में मिल जाता है या निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आपका ये रहा। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लें आप। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा, अगला टॉपिक होगा विस्थापन अभिक्रिया, जो आपके लिए काफी मोस्ट होगी, वो आपके लिए होगी विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन और द्विविस्थापन काफी मोस्ट है। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, इसका एक नाम हो रहा है प्रतिस्थापन। ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। अब ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दो लोग हैं, एक आपका कमजोर है और एक ताकतवर है। ठीक, तो हमेशा अगर इनकी लड़ाई की जाएगी तो ताकतवर क्या करेगा, इसको पीटने के बाद, मान लो ये एक कुर्सी पर बैठा है, ये खड़ा है, ठीक है, और अगर इसको उठाना होगा तो ताकतवर क्या करेगा, इसको आएगा, इसको उठाकर फेंकेगा और खुद आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे इसका अभिक्रिया में याद करने के लिए तरीका है। इसमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देने जैसे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ या तत्व, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसकी जगह से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसके स्थान पर आकर स्वयं बैठ जाता है। ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल होगा जिंक Zn और प्लस FeSO4 की अभिक्रिया कराएंगे आप, तो मैं बता दूं आपको, आपकी संयोजकता श्रेणी होती है, वो आपको पढ़ाऊंगा आगे में। संयोजकता श्रेणी में जिंक इस आयरन से सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो क्या करेगा, जिंक इसको यहां से उठा करके अपनी जगह ले लेगा। ठीक है, तो यहां पर प्राप्त होगा हमारा ZnSO4 प्लस Fe को उठा करके अलग फेंक देगा प्लस Fe। ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक बार देख लें इसको। इसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान। द्विविस्थापन, लो द्वि लगा दिया, बस विस्थापन हो गया। ठीक है, इसका एक नाम और आता है, इसका एक नाम उभय अपघटन। ठीक है, लेकिन इस नाम से आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन आयन केवल दो होते हैं भाई, याद रखना, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है, तो आयन का आदान प्रदान, आदान प्रदान, जैसे एग्जांपल में ले लेंगे, जैसे कि मान लो दो क्लास के बच्चे हैं, दोनों पे मास्टरमाइंड है, एक पे अवतार कंपनी का है और एक पे चित्रा कंपनी का है, तो वो आपस में पढ़ने के बाद एक दूसरे को चेंज कर लेंगे, तू ये पढ़ मैं पढ़ूं। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द्विविस्थापन में कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं द्विविस्थापन में हमारे पास आ गया Ag, क्या एग्जांपल है, AgNO3 प्लस NaCl। जब इसके हम कराएंगे तो बता दूं आपको कि Ag आपका प्लस और ये होता है आपका माइनस, Na आपका प्लस, Cl होता है माइनस। तो Ag किसको ले जाएगा, Ag इसको ले जाएगा माइनस वाले को। ठीक है, तो बन जाएगा AgCl प्लस क्या बचा, NaNO3 बचा, NaNO3। ये आपका द्विविस्थापन हो गया, देख लें।
आयन का आदान प्रदान, इसके प्लस वाला इस माइनस को ले गया और इसका प्लस माइनस वाला इस प्लस वाले को ले गया, ये बन गया। ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। चल रहा माइक वगैरह करना चल रहा हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, इसको मिटा देते हैं। क्या हो गया लोगों, कैसे बैठो शांति तुम तरुण, क्या हो गया? कोई बात ना, वो चलती रहती वीडियो, पूरी लाइव चल रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। क्या हो गया तुम, शांत हो तुम, चोरी चोरी को देख रहे हो बेटा, वीडियो में नहीं है। इसके बाद आती है नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्मा छेपी। कैसा वो बन गया ये ऊष्मा छेपी, बच्चे का ध्यान भी देख लेना मेरी, तो भाई साहब नाचना से फिरेंगे हाई स्कूल में, और क्या है पता ना उन्हें चाहिए डिजिटल बोर्ड, इस पर देख ही ना रहे हैं। खान सर को देखो जाके, और देख लो ना अलकेन सर को, सालो फोन बांध के लगा रहा टेप में काम। चलो अब आता है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, दो अभिक्रिया होती है, देखो मैं अंतर क्या है बताता हूँ। एक है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी का मतलब होता है ऊष्मा को मुक्त करना, ठीक है, ऊष्मा निकालना, और ऊष्मा शोषी का शोषण करना। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा यानी कि ऊष्मा को निकालना, नहीं क्या हाल है नया निकालना। यहाँ लिखेंगे बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम कार्बन को जलाएंगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, और क्या होगा, तो क्या होगा CO2 बन जाएगी, और आपकी कितनी 94.0 kg कैलोरी निकलेगी, यानी कि इतनी कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। अगर आप कभी भी कार्बन को जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलने वाली है, ठीक है, धुआं निकलता है और जलन मतलब कि तापते हैं ना, वो चीज निकलने वाली होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। अब आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि अगर ऊष्मा होगी तो वो खत्म हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ऊष्मा छेपी का हम, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, क्या बताया था मैंने, बताओ बच्चों, विवेक क्या बताया था, भूल गया मैं, तू बता। ऊष्मा छेपी का ऊष्मा निकलने वाले का, हाँ, जैसे कि हल्के से जलते हुए कोयले में पेट्रोल डालना, अगर आपने पेट्रोल डाल दिया तो आग लग जाएगी, ऊष्मा शुरू हो जाएगी। और ऊष्मा शोषी का हो जाएगा कि जलते हुए कोयले को पानी में डाल देना, पानी में डाल दोगे तो वो खत्म हो जाएगी। क्या पहचान, हाँ तो बता दिया वो तो देखो, चार मत बोला भाई, पेल दूंगा पकड़ के, क्लास बाद की तेल लेने तो पेलूंगा। चलो तो छेपी का बता दिया मैंने इनको, छेपी का मतलब होता है छेप करना यानी कि निकालना, और शोषण का मतलब शोषण करना, शोषण आपने देखा होगा ना रैगिंग, जो कोलिजन होती है, शोषण मतलब अपने अंदर ले लेना, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण है, ऊष्मा खत्म होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि बता दूंगा आपको, अगर N2 + O2 की अगर आप रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो आपका बनेगा 2NO। इसमें क्या होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन जो ऊष्मा होगी ना, ये इसको खत्म कर लिया, शोषित कर लिया अपने अंदर, ठीक है, ये हो गई। इतना खास मोस्ट नहीं है, अभी तक जो आपका मोस्ट था वो आपका द्विविस्थापन विस्थापन है, संयोजन वियोजन में नहीं आता है ज्यादातर। मोस्ट आपका एक तो विस्थापन था और एक है ये द्विविस्थापन, बस ये दो ही मोस्ट हैं, बाकी सब ऐसी हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला पार्ट, अगला पार्ट आता है आपका क्या, उपचयन अपचयन, ये भी काफी मोस्ट रहती है उपचयन अपचयन, उसके बाद रेडो अभिक्रिया आने वाली है। चलो अब देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। हाँ, अगली आती है उपचयन अभिक्रिया और एक आती है अपचयन। कई बार हम क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, गलती ना हो में काम कर लेते हैं, O और H लिख लेते हैं, इसमें भी O और H लिख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें O ऑक्सीजन, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। और ऐसे ही अपचयन है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, इसका बिल्कुल उल्टा है। तो उपचयन में होगा ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना, ह्रास का मतलब है नुकसान यानी हटना, ह्रास, ह्रास होना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अब जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं उपचयन अपचयन में, जैसे कि अगर हम Cu + O2
ऑप्शन इसमें जुड़ना है। ऑप्शन देखो अभी ऑप्शन अलग है, अब क्या हो जाएगा देखो ये बन जाएगा पर 2CuO, बैलेंस करेंगे 2 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ऑप्शन अलग था और यहाँ पर आकर के जुड़ गया। अगर ऐसे ऑप्शन जुड़ गया है तो कौन से भी गिर रहा होगी आपकी उपचयन भी गिर रहा। ठीक, और अपचयन होगा ऑप्शन का हटना। जैसे कि अगर CuO को इसको अगर जल में डाल दिया जाए तो क्या होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा प्लस H2O। ठीक, सॉरी खाली हाइड्रोजन गैस डाल दिया इसके ऊपर। तो अगर आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस में डाल दिया जाएगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जल अलग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर देखो O जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखा तो O हट गया है। अगर O हटेगा यानी कि ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन। ठीक है, ये हो गया होगा। इसके बाद आती है आपकी मोस्ट अभिक्रिया से बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में क्या है, दोनों ही मिक्स है। अब आती है रेडॉक्स। ठीक है, चलो अब रेडॉक्स देखते हैं। क्या बात, कैसा चलो। अब आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब ये अभिक्रिया आपके लिए मोस्ट नहीं है, वेरी मोस्ट है। ठीक, ध्यान देंगे इसमें होता क्या है। तो इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का उपचयन व अपचयन दोनों होता है। अब इसमें दोनों मिलने वाला है, इसमें आपका उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। जहां उपचयन अपचयन दोनों होता है वहां क्या अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम, जो अभी दिया था हमने अपचयन में, CuO प्लस H2 गैस डाल दी जाए तो क्या होने वाला है, CuO आपका कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखें, इसमें देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और यहाँ देखो ऑक्सीजन हट गया है, और ऑक्सीजन का हटना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन। और यहाँ देखें, यहाँ H अकेला था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, H जुड़ गया है, तो कौन सी हो गई, उपचयन। तो देखें ये है रेडॉक्स अभिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट है, याद कर लें, देख लें ध्यान से। और परिभाषा लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का उपचयन व अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल ये रहा। ठीक, इसको देख लें एक बार। इसके बाद आपके लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं, जिन 2 टॉपिक में से एक टॉपिक मोस्ट है। ठीक है, और चैप्टर खत्म होने वाला है, बहुत छोटा चैप्टर है ये, इसको हम खेल खेल में खत्म करने वाले हैं। कोई गया खेल खेल में खत्म किया बस, और अब वीडियो धड़ाधड़ आने वाली है, थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया था किसी चीज का। अब जो आपके मोस्ट टॉपिक है, दोनों में से एक आता ही है, एक होता है संक्षारण, बहुत जंग लग रही है लोहे पर आजकल, और एक होता है विकृत गंध्यता। खाना दूसरा आजकल। ठीक है, तो अब इसमें दोनों समझते हैं क्या क्या है। ठीक दिख रहा है वीडियो में भी, ठीक दिख रहा है ना। चलो, संक्षारण किसे कहते हैं, पहली बात, संक्षारण का मतलब होता है, देखो संक्षारण का मतलब होता है कि किसी चीज पर चिपकना। ठीक है, तो क्या चीज चिपकती है किसी के ऊपर, वहां मत समझो, यहाँ पर आओ। ठीक है, संक्षारण तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया क्या है भाई, हाँ, जिसमें धातु, धातु कोई वायु या नमी, वायु व नमी में आ जाने के कारण, आ जाने के कारण संक्षारित होने लगती है, संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसके कार किस में आ जाने के कारण, वायु या नमी में। लोहे को देखा है आपने कब जंग लगती है, जब या तो उसके पास पानी हो या नमी हो। अगर लोहे को बाहर खुला रख दोगे तो जंग लग जाएगी। ठीक है, तो संक्षारण की परिभाषा होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु या नमी में आ जाने के कारण धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल बहुत मोस्ट है, जैसे कि नंबर 1 लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। दूसरा है आपका चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना। देखा ये आपने, आपके गले में रहती चांदी, मेरे में भी है, कोई बात नहीं, 20 वाली मेरी वाली। इसके बाद तीसरा एग्जांपल है एल्युमिनियम का हरा होना, एल्युमिनियम का हरा होना। ठीक, ये आपके सब संक्षारण के एग्जांपल हैं। खास करके आपके लिए मोस्ट जो है वो आपके लिए ये वाला है मोस्ट, कौन सा, लोहे पर जंग लगना। तो संक्षारण क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें वायु या नमी, धातु वायु या नमी में आ जाने के कारण
धीरे धीरे संचार होने लगती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, एल्युमिनियम का हरा होना। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो पूछ लेता है कि अगर हमें ये लोहा है, लोहे पर जंग लगने से बचाव करना है, यानी कि लोहे को बचाना है जंग ना लगने से, कैसे जाएंगे? नंबर वन, इसका उपाय क्या है? नंबर वन क्या है? पेंट, पेंट करके। नंबर वन पेंट करके। नंबर टू, उस पर धातु का लेप चढ़ा के, धातु का लेप चढ़ा दें। ठीक। नंबर तीन, ग्रीस, ग्रीस में डाल दें या ग्रीस लगा दें उसके ऊपर, लोहे पे ग्रीस लगा देंगे आप। ठीक है, तो ये आपके उपाय हो गए हैं, पेंट कर ग्रीस लगाकर और धातु की ऑक्साइड पर चढ़ाकर। अगर चांदी को आपको बचाना है, इस पर चांदी के पर चढ़ा दें, बच जाएगा। लोहे पे आप पेंट कर दें, बच जाएगा। और एल्युमिनियम पर ग्रीस लगा दें तो बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका संचालन हो गया। ये आपका मोस्ट टॉपिक है, आ सकता है और आता रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक इस पार्ट का है, विकृत गंध्यता। इसके बारे में कौन कौन जानता है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है वीडियो देखो, सही दिख रहा है इसमें? बताओ भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ, सही दिख रहा है ना? क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है? फोकस हो गया। चलो, अब आता है विकृत गंध्यता। किसे कहते हैं विकृत गंध्यता? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आपको खाना वाना बुझ जाता है, बदबू आने लगती है खाने में, उसको विकृत गंध्यता ही कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी? खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ यानी कि देखो, खाद्य का मतलब खाने वाले पदार्थ, खाद्य यानी खाने वाले, खाने वाले। हाँ, तो खाद्य पदार्थों में बसा व तेल युक्त होने के कारण अधिक समय तक रखने पर उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, उसको हम बोलते हैं विकृत गंध्यता। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि खाद्य यानी खाने पदार्थों में लंबे समय तक दो, क्योंकि वो बसा और तेल में होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय रखने तक ना उसके अंदर एक गंध आने लगती है, इसको बोलते हैं विकृत गंध्यता। क्या बोलते हैं? विकृत गंध्यता। जैसे खाना वाना बुझ जाता है ना, उसको बोलते हैं विकृत गंध्यता। ठीक है, तो परिभाषा है कि खाद्य पदार्थ तेल एवं वसा युक्त होने के कारण अधिक लंबे समय तक रहने पर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसको विकृत गंध्यता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, क्या है इसका एग्जाम्पल। जैसे कि इसका पहला एग्जाम्पल हो गया आपका खाने का बुझ जाना। ठीक, चिप्स का सील जाना, चिप्स के पैकेट देखे होंगे, चिप्स सील जाते हैं अगर आपने सील, समझ लो सील, चिप्स सील जाते हैं अगर आपने, सहमत, अगर आपने चिप्स का पैकेट में अगर छेद भी कर दिया या चिप्स का पैकेट खोल कर रख दिया तो वो शाम तक सील जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, अब मैं आपको बता दूं, चिप्स के अंदर हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस दोनों ही मिलकर के चिप्स को करारा रखती है। और अगर इसको हम खोल देते हैं तो उसके अंदर कौन आ जाती है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आते ही सील जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो विकृत गंध्यता को क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ यानी कि तेल में बसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर उनमें विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, इसको विकृत गंध्यता कहते हैं। और विकृत गंध्यता से बचाव के उपाय क्या है? आपका पहला बचाव का उपाय रहेगा अपने खाने को वायुरोधी बर्तन में रखना। वायुरोधी का मतलब जहां पर वायु ना जा सके। ठीक है, और आपका दूसरा होगा चिप्स के पैकेट में हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भरना। तीसरा होगा चीजों को ढक करके रखना। ठीक है, और ऑक्सीजन से बचाए रखना। ठीक है, तो अगर आप खाने को बचा रखेंगे तो बेगंधा नहीं होगी। और यहाँ पर चैप्टर होता है समाप्त, इसके बाद कोई टॉपिक रहा नहीं है। आपका जो मोस्ट टॉपिक है एक ये भी है। ठीक है, देख लें एक बार। अब मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको चैप्टर में याद करना क्या है। ठीक है, इसको सब क्लियर करते हैं और बताते हैं कि याद करना क्या है। पढ़ना सारा है, याद क्या करना है वो देख लें। इसके बहुत बेहतरीन नोट्स मेरे पास बने रखे हैं। नोट्स किसी को चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दें अपना नंबर, उसको व्हाट्सएप कर दूंगा, वरना वो मेरे व्हाट्सएप पे हेलो कर दे, तो उसको अपना नंबर बचा कर रखना होगा। मोस्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में प्रतिस्थापन और विस्थापन। देखो, प्रतिस्थापन और विस्थापन एक ही बात है, मैंने बताया आपको, ये आने के चांसेस है। नंबर 2 पर द्वि विस्थापन। ठीक, नंबर 3 पर आपका आ सकता है संचारण।
और नंबर 4 पे आपको मिलेगा विकृत गंभीरता, इनमें से एक। इन दो में से कोई एक मिलेगा, इनमें से कोई एक मिलेगा। ज्यादातर टॉप मोस्ट क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। ठीक है, देखो आपका संयोजन वियोजन हर बार आता रहता है, बहुत इजी है, उसको नहीं देने वाले हैं। उसमें शेप उसमें सोची भी आसान से टॉपिक है, वो भी इतने खास नहीं है। और उपचय, और हाँ एक आ गया रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको भूल ही गए हम। रेडॉक्स अभिक्रिया ये आपके लिए वेरी मोस्ट है। तो आई होप ये 5 टॉपिक्स काफी मोस्ट रहेंगे इस बार के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा इन पर ध्यान दें, इनको याद रखें अच्छी तरीके से। रिएक्शंस समझें, अगर समझ में नहीं आती हैं तो रटे थोड़ा सा, क्योंकि समझने का वक्त नहीं है हमारे पास। अगर आपको समझना है तो रिएक्शन को मैं एक बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैं आपको टेबल सिखाऊंगा, आवर्त सारणी, ये सब चीजें, और वहां से हम सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो मिशन है, मैं आपको बता दूं, मिशन हमारा यूपी बोर्ड है 2025 में जो आपको आने वाला है। तो अगर हमें किसको क्रैक करना है तो फालतू चीजें नहीं देखनी है, काम की चीजें देखनी है। तो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में से ये 5 मोस्ट टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिए हैं, देख लें इसको, इस पे ध्यान दें। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो में कोई दिक्कत हो तो वो बता दें, उसको भी क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर के साथ ये खत्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। ठीक है, और पढ़ते रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब करते रहें भाई, सब्सक्राइब रुक चुके हैं बीच में हमारे, सब्सक्राइब 265 पर अगर रुक गए हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। क्या लेके आना है हमें? डिजिटल बोर्ड लेके आना है आप लोगों के लिए। ठीक है, डिजिटल बोर्ड, ताकि ये ना करना पड़े, ताकि आपको सारे एनिमेशन दिखाए जाएं। अभी मैंने आपको चाय बनाना सिखाया था ना, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो चाय बना कर दिखाई जाती वीडियो में आपको। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमारा पहला अचीवमेंट डिजिटल बोर्ड आ जाए बच्चों के लिए। ठीक, तो उसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब दबा के मारे, और वही वाली बात है, अंगूठा मारे, हाथ मारे, उंगली मारे, पैर मारे, पान खा कर थूक दें उस पर। बस ये आपका लाल वाला बटन जो होता है ना इस तरीका यूट्यूब वाला, वो दब जाए, और वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।